वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं ऑर्डर 2 की सिविल प्रोसीजर कोड के, जो कि बात करता है फ्रेम ऑफ सूट। बात की विवेचना कैसे की जाएगी, बात को तैयार कैसे किया जाएगा। तो इस ऑर्डर में बताया गया है, इसमें कुछ रूल्स दिए हुए हैं जिसमें बताया गया है कि जो बात की विवेचना है, फ्रेम कैसे किया जाएगा, एक सूट को एक सुंदरता उसको कैसे दी जाएगी। तो इसका रूल 1 कहता है फ्रेम ऑफ सूट, बात की विरचना। हर बात की विरचना यथासाध्य जहां तक हो सके ऐसे की जाएगी कि विवादग्रस्त विषयों पर अंतिम निश्चय करने के लिए आधार प्राप्त हो। इट मीन्स कि जो बात आप कह रहे हैं कोर्ट से, जिसके लिए आप रिलीफ मांग रहे हैं, तो फैक्ट्स को इस तरीके से रखा जाए कि कोर्ट को समझ में आए कि किस रीजन से रिलीफ चाहिए। तो और उसके संपर्क अतिरिक्त मुकदमे का भी निवारण हो जाए, और इससे क्या है कि जो केस हो रहा है उससे कोई और इश्यू ना पैदा हो, तो उसका भी क्या है सॉल्यूशन हो जाए उस केस में, तो अतिरिक्त बात का वर्जन भी हो जाए। तो ये बताता है फ्रेम ऑफ सूट, बात की विवेचना, रूल 1। रूल 2 कहता है बात के अंतर्गत संपूर्ण दावा होगा। इट मीन्स सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम। जो हम बात पत्र कोर्ट में दाखिल करते हैं उसके अंदर जो भी हम रिलीफ कोर्ट से चाहते हैं, वह आप पूरी तरह से जो रिलीफ चाहते हैं वह संपूर्ण जो उसका क्लेम है वो उसमें लिखा होना चाहिए कि आपको क्या क्लेम चाहिए, क्या रिलीफ चाहिए कोर्ट से, आप क्यों कोर्ट के पास आए हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि हर बात के अंतर्गत वह पूरा दावा होगा जिसे उस बात हेतु के विषय में करने का वादी हकदार है। यानी कि जो प्लेंटिफ है वो हकदार है उस केस को करने के लिए। उस जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या कोई मनी से रिलेटेड जो सूट दाखिल कर रहा है, केस दाखिल कर रहा है, तो उसके पास एक रीजनेबल ग्राउंड्स है उस केस को दाखिल करने के। तो वह संपूर्ण दावा उसमें रिलीफ लिखेगा। किंतु वादी बात को किसी न्यायालय की अधिकारिता के भीतर लाने की दृष्टि से अपने दावे के किसी भाग का त्याग कर सकेगा। इट मीन कि कोई जैसे कि टाइम पीरियड होता है हर केस को कोर्ट में दाखिल करने का, जैसे कि किसी को आपने कोई ऋण दिया है तो उस डेप्थ को देने का क्या टाइम पीरियड 3 साल का है, तो 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो आपको केस कोर्ट में दाखिल करना है, तो आपको 1 साल का जो है, जो उससे आप चाहे वह कोई डेप्ट दिया हुआ है, चाहे आपने कोई किराएदार है उस किराएदार पे केस किया हुआ है, और वह क्या है आपने 3 साल के बाद कोर्ट में केस दाखिल करना है, तो क्या है आपको 1 साल का उसका रेंट छोड़ना होगा, तभी वह केस क्या है उस टाइम लिमिट में आएगा और केस दाखिल हो पाएगा। तो इस तरीके से कोई भाग को त्यागा जा सकता है न्यायालय की अधिकारिता के जुरिडिक्शन के अंदर लाने के लिए, या कोई जुरिडिक्शन कोर्ट का कम है तो उस कोर्ट में अगर केस दाखिल करना है तो उसके अनुसार क्या है उस केस में उस जो केस की वैल्यू है उस वैल्यू के अनुसार क्या है काम किया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि इसका सबसेक्शन 2 कहता है कि रूल 2 का कि दावे के भाग का त्याग। जहां वादी अपने दावे के किसी भाग के बारे में बात लाने का लोभ करता है या उसे साथ से त्याग देता है, वहां उसके पश्चात इस प्रकार लोभ किए गए या त्याग किए गए भाग के बारे में जो है बात नहीं लाया जाएगा। यानी कि जो चीज आपने छोड़ दी है उसके लिए आप अलग से बात नहीं लाएंगे कि मैंने 1 साल का तो रेंट छोड़ता, तो उसके लिए आप क्या है कि एक नया सूट ला लेते हैं। नहीं, जो आपने भाग त्यागा है उसको छोड़ दिया है, उसको लेने से छोड़ दिया है न्यायालय की अधिकारिता में लाने के लिए, तो उस केस में उस भाग को द्वारा उसके लिए बात नहीं लाया जाएगा और द्वारा उसको ऐड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आते हैं कि सब रूल 3 कहता है ऑर्डर रूल 2 का कि कई अनुतोषों में से एक के लिए बात लाने का लोभ, कि आपके पास रिलीफ कई मांगने हैं आपने कोर्ट से, लेकिन आपने एक रिलीफ को छोड़ दिया। एक ही बात हेतु के बारे में एक से अधिक अनुतोष पाने का हकदार व्यक्ति ऐसे सभी अनुतोषों या उनमें से किसी के लिए बात ला सकेगा, किंतु यदि वह ऐसे सभी अनुतोषों के लिए बात लाने का लोभ न्यायालय की इजाजत के बिना करता है
तो उसके पश्चात वह इस प्रकार लोप किए गए किसी भी अनुतोष के लिए बाद नहीं लाएगा। यानी कि जो रिलीफ है उसने कुछ रिलीफ छोड़ दिए हैं, तो उस केस में वह क्या है, न्यायालय की इजाजत के बिना उसने छोड़े हैं तो वह उसके लिए अलग से बाद नहीं ला सकता। तो ये हो गया कि बात के अंतर्गत संपूर्ण दावा होगा, हर तरह की बात उसमें रखी जाएगी और जो रिलीफ आप चाहते हैं कोर्ट से कि आप कोर्ट पे क्यों आए हैं, तो सारा रिलीफ उसमें लिखा जाएगा। इसमें स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि इस नियम के प्रयोजन के लिए कोई बाध्यता या उसके पालन के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति या उसकी बाध्यता के अधीन उद्भूत उत्तरोत्तर दावों के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वे क्रमशः एक ही बात हेतु घटित करते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि का एक घर खा को 1200 रुपये वार्षिक भट्टे के पट्टे पर देता है। सन 1905, 1906 और 1907, जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि 1905, 1906, 1907 इन सभी पूरे वर्षों का भातक सौदे है। यानी कि जो बंदे ने क्या है, एक को किराए पे क्या है 1200 रुपये के किराए पे एक घर दिया है और उस किराएदार ने क्या है 1905, 1906, 1907 तक का क्या है जो किराया है वो नहीं दिया है। का सन 1908 में क्या है खा पर केवल सन 1906 के भाटक के लिए वाद लाता है। का के ऊपर खा के ऊपर का उसके पश्चात 1905 और 1907 के शोधक भाटक के लिए वाद नहीं लाएगा। इट मीन्स कि जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो चुका है, 3 साल का टाइम पीरियड होता है। तो 3 साल में मैं जो क्या है 1905, 1906, 1907 में तक केस लाना था वो 1908 में केस लाता है और किसके लिए लाता है, खाली 1906 के लिए। तो वह क्या है बाद में ये नहीं कर सकता कि जो 1905 उसने छोड़ा और 1907 का जो किराया छोड़ा वह उसके लिए अलग से लेके आए, उधर अलग से केस कोर्ट में दाखिल करे, तो ऐसा नहीं कर सकता। नेक्स्ट आते हैं इसका जो रूल है, एक सेकेंड, नेक्स्ट आते हैं बाद हितकों का संयोजन, जॉइंडर ऑफ कोज ऑफ एक्शन। यानी कि जो बाद हेतुक हैं, जो इश्यू पैदा हुए हैं उनका संयोजन करना, उनको क्या है ज्वाइन कर देना। तो उसके सिवाय जैसा अन्यथा बंधित है, वादी उसकी प्रतिवादी या संयुक्ता उन्हीं प्रतिवादियों के विरुद्ध कई वाद हेतुक एक ही बार में संयोजित कर सकेगा। जो वादी है प्रतिवादी या संयुक्ता उन्हीं प्रतिवादियों के विरुद्ध अंगेंस्ट क्या है कई वाद हेतुक एक ही बार में संयोजित कर सकता है। कई जो है इशू क्या है एक ही बार में ज्वाइन कर सकता है। और ऐसे वाद हेतुक रखने वाला कोई भी वादी जिसमें वे उसी प्रतिवादी या संयुक्ता उन्हीं प्रतिवादियों के विरुद्ध संयुक्ता हितविरुद्ध हो, इंटरेस्ट हो उस पे, तो ऐसे वाद हेतुकों को एक ही बार में संयोजित कर सकेंगे। तो उसमें क्या है एक ही बार में उसको संयोजित किया जा सकता है। सब रूल 2 कहता है रूल 3 का कि जहां वाद हेतुक संयोजित किए जाते हैं वहां बात के संबंध में न्यायालय की अधिकारता संकल्पित विषय वस्तु की उस रकम या मूल्य पर निर्भर होगी जो बात के संसित किए जाने की तारीख पर है। तो जो न्यायालय की अधिकारता है उस बात की जो विषय वस्तु है उसकी क्या रकम है, क्या उसकी मूल्य है उस केस को, तो उस पे उसकी अधिकारता पर निर्भर होगी कि बात संसित करने की तारीख पर जो है संकल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है रूल 4। रूल 4 कहता है ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी जॉइंट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। स्थावर संपत्ति के प्रत्युत्तर के लिए केवल कुछ दावों का संयोजन किया जाएगा। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके लिए कुछ दावों का ही क्या है जॉइंट किया जा सकता है। क्या है, जब तक कि न्यायालय की इजाजत ना हो स्थावर संपत्ति के प्रत्युत्तर के लिए बाद में निम्नलिखित के सिवाय कोई भी वाद हेतु संयोजन नहीं किया जाएगा। जो ये कुछ जिन्होंने लिखे हुए हैं उसके अलावा किसी भी तरीके के है ज्वाइन नहीं किया जाएगा वाद हेतु, यानी कि जो कोज ऑफ एक्शन है उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्या क्या है, उस दावा का संपत्ति या उसके किसी भाग के अंतकालीन लाभों या
तक के बकाया के लिए दावे। नेक्स्ट है कि जिन संविदा के अधीन वह संपत्ति या उसका कोई भाग धारित है उसके भंग के लिए, नुकसानी के लिए दावे। सी जो कहता है कि वे दावे जिसमें चाहा गया अनुतोष उसी बात हेतु पर आधारित है। तो इस तरीके के क्या है ज्वाइंट किए जा सकते हैं, परंतु इस नियम की कोई भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि यह पूर्वबंध या मोचन के किसी बात में के किसी भी पक्षकार को यह मांग करने से निवारित करती है, रोकती है कि बंधक संपत्ति का उसे कब्जा दिलाया जाए। तो ये इसमें क्या है परंतुक लगाया गया है। नेक्स्ट आते हैं रूल 5 ऑर्डर 2 का, जो कि कहता है निष्पादक, प्रशासक और वारिस द्वारा या उसके विरुद्ध दावे। क्लेम बाय और अगेंस्ट एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड हेयर्स। किसी निष्पादक, प्रशासक या वारिस द्वारा या उसके विरुद्ध उसका उस हैसियत से लाया गया कोई भी दावा व्यक्तिगत रूप से उसके द्वारा या उसके विरुद्ध लाए गए उस दावे से जब तक संयोजित नहीं किया जाएगा, जब तक कि अंतिम वर्णित दावों के बारे में यह अभिकथन ना किया गया हो कि वे उस संपदा के बारे में पैदा हुए हैं जिनके बारे में निष्पादक, प्रशासक और वारिस की हैसियत से वाद लाया गया है या प्रतिवादी पर वाद लाया गया है, या जब तक कि अंतिम वर्णित दावे ऐसे ना हो जिसके लिए वह उस मृत व्यक्ति के साथ जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है संयुक्त हकदार या दायी था। तो इस तरीके से जो प्रशासक है, निष्पादक है या वारिस द्वारा या उनके विरुद्ध दावे किस तरीके से की जाएंगे, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट आते हैं रूल 6 कहता है ऑर्डर 2 का कि पृथक विचारणा का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति। पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। जो कोर्ट क्या है सेपरेट ट्रायल के लिए क्या है ऑर्डर कर सकती है। जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है किसी एक ही बात में बात हेतुओं के संयोजन से विचारण में उलझन या विलंब हो जाएगा, यानी कि जो बात हेतु जो एक्शन जो जोड़े गए हैं उससे क्या है अगर वह संयोजन उनको एक साथ जोड़ दिया जाएगा तो कंफ्यूजन हो सकता है, विलंब हो सकता है। तो उस केस में वह क्या करेगा अलग से सेपरेट ट्राई के लिए ऑर्डर कर सकती है कोर्ट। ये बताया गया है रूल 6 ऑर्डर 2 का। नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ संयोजन के बारे में आक्षेप। ऑब्जेक्शन एज टू मिसजॉइंडर, कि गलती से किसी व्यक्ति को जोड़ दिया गया है उसके बारे में ऑब्जेक्शन कोई करना है तो उसके बारे में बताता है रूल 7 कहता है बाद हेतुओं के कुछ संयोजन के आधार पर सभी आक्षेप यथा संबंध शीघ्रतम अवसर पर किए जाएंगे। यानी कोई भी आपने आक्षेप करना है, ऑब्जेक्शन करना है मिसजॉइंडर के लिए तो आपको जल्द से जल्द करना होगा। और ऐसे सभी मामलों में जिसमें विवादक स्थिर किए जाते हैं ऐसे स्थिरीकरण के समय या उससे पहले किए जाएंगे। जहां इश्यू क्या है बनवाए जाते हैं, फ्रेम किए जाते हैं किसी केस में और इश्यू के बाद ही क्या होता है उस केस को डिसाइड किया जाता है। उन इश्यू पे उन विवादकों के आधार पर कोई केस डिसाइड किया जाता है तो उस केस में विवादक बनने से पहले कोई ऑब्जेक्शन है मिसजॉइंडर का तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर आप उसके बाद करते हैं तो उसको क्या है जो है उसको अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो ये बताया गया है रूल 7 ऑर्डर 2 का। तो ये कंप्लीट हो गया ऑर्डर 2 सिविल प्रोसीजर कोड का। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स से ग्रुप में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ऑर्डर 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।